कोई इंसान ज़िंदगी बना के जन्म नहीं लेता है। हम यहाँ आते हैं, जो चीज़ हम करते हैं उसी से हमारी ज़िंदगी बनती जाती है। एक पानी व पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर होता है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने व जीने में बड़ा अंतर होता है। इंसान को अपनी ज़मीन से जुड़ाव कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना ही पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वो ज़मीन से उठाए तो ज़मीन पे रहना चाहिए। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते दीपक जी। नमस्ते आनंद जी। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो थैंक यू सो मच। अरब टॉक्स में। थैंक यू। सो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। आनंद जी, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक जोशी। मैं राजस्थान के पश्चिमी ज़िले जालोर के एक छोटे से गांव धानोल से बिलोंग करता हूं। अच्छा। और काफ़ी समय पहले उदयपुर आके मैंने अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है और राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। अच्छा। उसके बाद लगातार मेडिकल फील्ड में और जो हमारा सोशल फील्ड है NGOs के, उसके फील्ड में काफ़ी टाइम से मैं सक्रिय हूँ। सो आप राजस्थान पुलिस में फर्स्ट एड और CPR एक्सपर्ट हैं, तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे और आप वहाँ पे क्या क्या सर्विस देते हैं? देखिए आनंद जी, आजकल की जो ट्रेडिशन चल रहा है उसके अंतर्गत सबसे पहले कई दुर्घटना होती हैं तो जो व्यक्ति पहुंचता है वो एक पुलिसकर्मी होता है। हाँ हाँ, सबसे पहले उसी को बुलाते हैं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि हम उन पुलिस वालों को ये बातें कैसे बताएं कि वो इमीडिएट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। तो उसी की तर्ज पर मैंने एक मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसी के अंतर्गत हमने इसकी सबसे पहले शुरुआत उदयपुर ज़िले से की और उदयपुर पुलिस के समस्त थानों में ट्रेनिंग पूरी करके हम टोंक, जोधपुर और बाड़मेर, काफ़ी राज्य के काफ़ी ज़िलों को कवर कर चुके हैं और मोर देन 13,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इसलिए है कि अगर हमारी कोशिश से एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी बचती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये पुलिस वालों के लिए नहीं है, ये किसी डॉक्टर के लिए नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कैसे लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आपको मैं एक हाल ही का किस्सा बताऊं कि कभी राज्य के ग्वालियर में एक सब इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी थे और एक 50 साल के व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा। उनको कुछ मेडिकल टर्म और CPR की जानकारी थी तो हाथों हाथ उन्होंने विदिन 15 मिनट्स में CPR देके उनकी ज़िंदगी को बचाया। राइट। मेरी नज़रों में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम किसी की ज़िंदगी को बचा पाएँ। तो आजकल हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिल के दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको कैसे बचाया जा सकता है और उस टाइम में मतलब जो आप जो ट्रेनिंग वगैरह देते हो तो वो कैसे काम आती है? देखिए आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं, आजकल का जो दिनचर्या ऐसी हो गई है लोगों की कि किसी 25 साल के युवा को भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि कारण क्या है। आखिर दिल के दौरे के कारण क्या है, फिर दिल के दौरे को जानेंगे। आजकल के जो लाइफस्टाइल में लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेना चालू कर दिए हैं। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये आम कोज हैं जिसकी वजह से MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं, और दिल का दौरा पड़ना जो आम भाषा में बोला जाता है वो पड़ते हैं। अब दिल के दौरे के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि दिल का दौरा है क्या। हाँ राइट। जो अपनी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको इनफ ब्लड फ्लो नहीं मिलता है एक्चुअली। और जो ब्लड फ्लो है वो किससे होता है, अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं, उसकी जगह हार्ट को ब्लड फ्लो मिलता है। कई बार उनमें ब्लॉकेज आ जाता है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में। और ये ब्लॉकेज क्यों होता है? ये ब्लॉकेज इसी कारण से, स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मिंग हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं तेल खाने से। हाँ। यही कोजेज होते हैं उसके, और यही कोज दिल के दौरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सही टाइम पे अपन कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि ECG, हाँ राइट, अगर टाइम से अपन करवा लें तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और आजकल की लाइफस्टाइल में दिल के दौरे ज़्यादा पड़ने का सबसे जो मेन कारण माना जाता है वो जो स्ट्रेस है उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। देखिए आनंद जी, जो दिल का दौरा के पड़ने के बाद में जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें दिल का दौरा ट्रीटेबल होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। और जो दिल का दौरा पड़ने का जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है मेडिकल टर्म। अच्छा। आप कुछ ऐसी मेडिकल टेक्निक्स हैं, फर्स्ट एड टेक्निक्स है जिसके जरिए दिल के दौरे को कुछ टाइम तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि CPR। अगर कोई सेलिब्रिटी यहाँ कोई भी है, रेलवे स्टेशन पे हैं
एयरपोर्ट पे है, कहीं जा रहा है और उसको दिल का दौरा पड़ गया, उसने चेक इन कर लिया और उसके बाद अंदर जाके उसको पड़ गया। दिल का दौरा। तो एक टेक्निक होती है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, कार्डियो यानी अपना दिल का जो हार्ट होता है, हाँ राइट। और पल्मोनरी मतलब अपना फेफड़े, और रिससिटेशन मतलब उसको पुनर्जीवित करना, उसको वापस स्टार्ट करना। जो CPR है वो इंटरनेशनली ट्रेंड स्किल है जिसके जरिए आप जिंदगी बचा सकते हैं। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है कि जब तक उसको नहीं मिल रहा तब तक आप दे दिया आपने, हाँ। ब्लड फ्लो उसका सर्कुलेट होता रहा। ओके, अब ये देते कैसे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का जानने का सबसे बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक यही है, इसको देते कैसे। कैसे राइट। इसका सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है 30:2। अच्छा, वो क्या होता है? आपको 30 बार तो कंप्रेस करना है और 2 बार मुंह से सांस देनी है। अच्छा, आप एक अपन सीन इमेजिन कर लेते हैं कि अपन कोई सेलिब्रिटी लेटा हुआ है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि वो किसी सपाट जगह पे है या नहीं, क्योंकि आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो अगर नहीं है हाँ, तो वो सीधा होना चाहिए। सीधा होना चाहिए, तो उसको सीधी जगह पे लिटा दो आप, और सबसे पहले उसकी पल्स चेक करो आप। अपन CPR देंगे कब और कब नहीं देंगे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले यहाँ से उसकी पल्स देखो, अच्छा, यहाँ से जो अंगूठा वाला भाग है, यहाँ से 3 अंगुली नीचे जाके आप देखो यहाँ से ओके, कि उसकी पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है, जो मेडिकली लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं। अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला है तो आप उसके नाक के नीचे यहाँ पे चेक करो, हाँ हाथ लगा के चेक करो कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो ये भी नहीं आ रहा है तो आप अपना जो कान है वो दिल पे लगाओ कि दग दग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको फील नहीं हो रही है कि नहीं आ रही है, तब आपको CPR देना चालू करना है। अगर वो चीज़ आ रही है तो CPR नहीं देना है। अच्छा, कब नहीं देना है और कब देना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सोते एकदम देना। हाँ, क्योंकि उसको स्ट्रोक शॉक और लग सकता है, हमें आ सकता है, नहीं आया है तो भी। राइट। अब बात आई कि देते कैसे हैं। आपकी जो दोनों निप्पल्स होती हैं, इंसान को सीधा लिटा दो, दोनों निप्पल्स के जो सेंटर वाला भाग होता है वहाँ पे आपको 90 डिग्री के एंगल में यूँ स्ट्रेट अपना हाथ है उससे 30 बार कंप्रेशन लगाना है। लेकिन 30 बार कंप्रेशन होता है वो आपको विदिन 2 या 3 मिनट्स में लगाना है, क्योंकि आपके जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो 2 से 3 मिनट्स में डेड हो जाती है। ओह, और दिल के दौरे का सिस्टम ही आपको मैं बताता हूँ कि जो अपना दिल होता है वो एज ए टंकी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कई नलियाँ गुजरती हैं। एक नली होती है वो ब्लड की सप्लाई जाती है ब्रेन में, और जब ब्रेन से सप्लाई बंद हो जाती है दिल के अंदर तभी दिल का दौरा पड़ता है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। और जो ब्रेन है वो 2 से 3 मिनट में उसकी सेल्स डेड हो जाएगी। यानी आपने 2 से 3 मिनट में अगर CPR नहीं दिया तो ब्रेन तो वैसे डेड हो जाएगा, तो आपको CPR देने का कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर CPR काम नहीं करेगा। तो आपको ये सब प्रोसीजर होता है, ये 2 से 3 मिनट में करना पड़ता है, और आपको 1 या 2 इंच उसको कंप्रेस करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता है। और सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि कई बार आप और अगर कोई ज़्यादा पावर से कर दे तो क्या होता है? तो पसलियाँ टूट जाती हैं। अच्छा, और पसलियाँ टूटे तो टूटने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंसान की जान बच सकती है तो पसलियाँ टूटें। कई बार ICU में पेशेंट्स होते हैं, उनको MI आता है तो जो मेडिकल ट्रेंड स्टाफ होता है वो CPR देते हैं और उनकी पसलियाँ टूट भी जाती हैं। लेकिन जो हमारी जो बॉडी की पसलियाँ होती हैं ना वो अपने आप जुड़ जाती हैं वापस। ओके, लेकिन एक बार आपका ब्रेन डेड हो गया तो वापस जिंदा नहीं होगा। तो इस बात से आपको डरना नहीं है, आपको एकदम कट से आवाज़ भी आएगी जब आप CPR देंगे, पसलियाँ टूटेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बच्चे हुए तो क्या करेंगे। हाँ राइट। ठीक है ना, तो जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनको आपको हाथ से कंप्रेस करना है, 30 बार कंप्रेशन देना है। अच्छा, सेम जो ये 90 डिग्री। हाँ, जो आप हाथ से, जो एडल्ट है उसके ऊपर तो हाथ से आप करेंगे, और जो बच्चा है उसको 1 साल तक उसको हाथ से 30 बार कंप्रेशन करना है। अब करना ये पहले तो 120 बार था, यानी आपने 4 बार 30 बार कंप्रेशन दिया और 2 बार मुंह से सांस दी, ओके, और सांस आपको नाक बंद करके देनी है, अच्छा, क्योंकि वो सांस फेफड़ों तक पहुंचनी भी तो चाहिए, हाँ नहीं तो आप मुँह से दोगे नाक से निकल नाक से निकल जाएगी। तो आपको उसको लिटाना है, उसकी नाक को बंद करना है, और मुंह को भी उसको चेक करना है कि मुंह के अंदर कोई कई पर्सन्स होते हैं जो गुटखे वगैरह खाते हैं, वो तो नहीं है, उसके मुंह को क्लीन करना है। और उसके मुंह को क्लीन करने के बाद नाक बंद करके उसको सांस देनी है। अच्छा, ये प्रोसीजर आपको 2 से 3 मिनट्स में पूरा करना होता है। और आपको इन्हीं प्रोसीजर के साथ में कोई पर्सन हो तो उसको ये भी कहना है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ राइट दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। राइट। और कई बार क्या होता है कि आपको जोर है वो हमेशा कंधे से लगाना है, कोहनियों से नहीं लगाना है। आप यहाँ से लगाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे, अच्छा, क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा होता है, आपको बार बार कंप्रेस करना होता है, तो इट्स नॉट ईजी। प्रैक्टिकली कई लोग एजिटेट हो जाते हैं कि हम कैसे करें। तो आपके साथ एक बंदा और होना चाहिए, अगर है तो उसको भी कहो कि 30 बार आपने लगाया, 2 बार सांस दी, फिर वो आ जाए। हाँ लेकिन ये टाइम वेस्टिंग प्रोसीजर नहीं है, आपको मिनिमम टाइम के अंदर करना होता है। राइट। अगर टाइम प्रोसीजर टाइम के अंडर में ये नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। CPR में देखो बचने के चांसेस तो 2 या 3% रहते हैं, लेकिन अगर वो मर रहा है तो उसके परसेंट तो 0 हैं, तो हम क्यों ना 2 या 3% में ट्राई करेंगे उसको ज़िंदगी बचाए। हमने आपके सोशल मीडिया पर देखा है कि आप पुलिस कर्मियों को भी ट्रेन करते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके। तो जब आप उनको ट्रेन करते हो और वो आपकी बात सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, नो डाउट अनंत जी, अच्छा ही लगता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सीखना एक अच्छा प्रोसीजर है।
मैं भी सीखता हूँ बहुत से लोगों से। हम्म। मेरे हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ से अगर वो मुझे आके कह रहे हैं कि सर ये चीज़ ऐसे होती है, तो मुझे सीखने में क्या हर्ज हो सकता है। बिल्कुल, कोई सीखने से बड़ा है छोटा, मैं उनको सिखा रहा हूँ तो वो ये चीज़ सीख रहे हैं, राइट। और वो हम इसलिए सिखा रहे हैं कि वो किसी की ज़िंदगी को बचा पाए। तो एक हम एथिकल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं कि वो एथिकल सपोर्ट हम उनको दे रहे हैं, और नो डाउट उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है हमारी तरफ से कि वो बहुत इंटरेस्टिंग सीखते हैं कि हम सिखाते हैं कि सांप काटे तो क्या करें, दिल का दौरा तो क्या पड़े। ये ऐसे मुद्दे हैं कि उनके घर पे कोई 60 साल की कोई मम्मी है तो उसको भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सर्विस में है तो उनको ही हो। नो डाउट एक अच्छी फीलिंग है, और हम इस अच्छे कार्य को और आगे जारी रखेंगे। सो आपने यहाँ पे जैसे मेंशन किया कि सांप काटने से, तो आप फर्स्ट एड एक्सपर्ट भी हैं, तो चलो अगर इन केस कभी हम ट्रैकिंग किया या कहीं पे गए और वहाँ पे हमको सांप ने काट लिया, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ऐड करना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में हर साल कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 45,000 डेथ होती है, वो सिर्फ सांप काटने से होती हैं। लेकिन एक अलग इसका फैक्ट ये है कि इंडिया में 25 से 30% सांप ही पॉइजनस है। अच्छा। जैसे आपको मैं बताऊं कि इंडियन पाइथन, जिसको अपन एसगर बोलते हैं, हाँ, वो नॉन पॉइजनस में काउंट होता है। अच्छा। उसमें पॉइजन नहीं होता है। इंडियन रेड स्नेक, ये भी नॉन पॉइजनस होता है। कुछ स्नैक्स होता है जैसे कोबरा, वाइपर, वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। अच्छा। स्नैक काटने के जस्ट बाद आप उसको सीधा लिटा दीजिए एक तो, अच्छा। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैकिंग पे गए, सांप ने काट लिया, हमको पता ही नहीं चला, तो ऐसा कुछ इसमें कुछ पता चलता है कि भाई देखो, सांप ने काटा बॉडी सुन्न हो जाएगी आपकी, ठीक है, धीरे धीरे उसको बेहोशी के लक्षण आने लगेंगे। ओके। जिस जगह काटा है वो जगह पूरा पूरा सुनपन हो जाएगा। अच्छा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके आपको पता चलते हैं। लेकिन सांप काटने से आप, कई लोगों की मान्यता होती है कि टाइट कपड़ा बांध, हाँ, टाइट कर ताकि खून रुक जाए। खून को रोकना नहीं, नहीं, वो मतलब पॉइजन अंदर नहीं जाता है। ये सिर्फ एक मिथ्या है, मिथ है, ठीक है। आपको इतना टाइट बांधना है कि अंगुली अंदर रहे, उसका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत तो होता रहे, वरना आप एकदम टाइट बांधेंगे फिर खोलेंगे तो एकदम से ब्लड फ्लो होगा तो पॉइजन तो वैसे ही चला जाएगा। हाँ। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। कट नहीं मारना है, ये भी एक टाइप का मिथ है। हाँ, आप कट मारोगे, कहीं आप इस जगह कट मार लिया तो सुसाइडल बेचारे। हाँ वैसे ही डेथ हो जाएगी उसकी। हाँ। तो इन चीज़ों से बचना है। और सांप काटने में देखो सबसे बड़ी फैक्ट यही है कि एंटी वेनम इंजेक्शंस लगते हैं। अब ओके। कॉन्सेप्ट ये कि एंटी वेनम होता क्या है, हाँ, होता क्या है? ठीक है ना। एंटी वेनम बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है इमीडिएटली से, तो आपके बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन वो इमीडिएटली करना पड़ता है जब तक पॉइजन नहीं पड़ गया। राइट। और सांप काटने का सबसे बड़ा ये है कि कौन से सांप ने काटा है, ये भी मैटर करता है। बट वो आप कैसे पता करें कि किसने काटा है? देखो, कैसे पता करें, वो तो पर्सन कोऑर्डिनेट होता है, उसको ही थोड़ा आइडिया रहता है। जैसे मैं आपको आइडेंटिफाइड करता हूँ कि नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में क्या फ़र्क रहता है। जो पॉइजनस होते हैं ना, वो चमकीले होते हैं सांप। अच्छा। और उनका जो फेस होता है वो त्रिकोणा होता है, आगे से मतलब ट्राइपल होता है फेस के, जैसे कोबरा का होता हाँ जैसे कोबरा का होता है। हाँ। और सबसे बड़ी उनकी आइडेंटिटी यही है कि वो चमकीले होते हैं। अच्छा। और जो नॉन पॉइजन, जैसे अजगर को आपने फील किया होगा, तो उसमें इतनी चमक नहीं है। इंडियन रेड स्नेक होता है, उसको चूहा सांप बोलते हैं, उसको आपने कभी देखा हो तो वो लाल कलर का पतला सा एक होता है। नहीं, गोल गोल चेहरा होता है आगे से उसका। तो मोस्टली नॉन पॉइजनस होते हैं और गोल होते हैं आगे से, तो वो पॉइजनस नहीं होते हैं। नॉन पॉइजनस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो रेशियो है, वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया में स्नेक बाइटिंग से डेथ का ज़्यादा है। तो हमें इस पे अवेयर रहना चाहिए, हमें अपने आसपास के एरिया को भी देखना चाहिए। और ज़्यादातर जो लोग खेतों वगैरह में काम करते हैं रेगिस्तानी, तो उनको ऐसे प्लास्टिक के या जूते पहनने चाहिए रबड़ के, जिससे उसका स्नेक बाइट है वो अंदर जाने से बचे। तो अभी आपने जैसे फर्स्ट एड की बात करी, तो हम वो तो दे ही सकते हैं, बट कभी ऐसा हो कि कोई जहर खा ले एकदम से, तो उस चीज़ में क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो जहर वैरायटी ऑफ टाइप्स के होते हैं जो लोग उसके ज़रिए कई बार, सबसे पहले तो खा ले तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। हाँ। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी ने जहर खाया तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि यू शुड इन्फॉर्म पुलिस। राइट। और सेकंड स्टेप ये है कि उसको आप लिटा दो और उसको वॉमिट करने के लिए आप मोटिवेट करो। सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड यही है, आप उसको वॉमिट करने के लिए प्रेरित करो। जितनी बार वो वॉमिट करेगा इतनी लेस पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसके बचने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमने सांप की बात कर ली, तो अभी कभी हम अगर सड़क पे चल रहे हों और हमको वहाँ पे कुत्ता काट ले, तो उस केस में क्या करना चाहिए फर्स्ट एड में? देखिए, सबसे पहले तो आप उसको क्लीन कीजिए टैप वाटर के अंदर लगा के। आपके पास कुछ नहीं है तो टैप वाटर से एक बार उसको क्लीन कीजिए। फिर आप इमीडिएटली जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचिए। सबसे बड़ा है कि किसी भी कुत्ते ने काटा है तो आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि हम एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाए। आपको जो इंजेक्शन है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है, वो आपको लगानी ही है। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ही है। क्योंकि जो कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है, जो रेबीज़,
हाँ। और इतनी भयानक होती हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ एक बीमारी ऐसी होती हैं जैसे टिटनेस हो गया, जो रेबीज हो गया, वो अपने आप में बहुत भयावह रूप ले लेती हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको रेबीज़ के बारे में बताऊं, तो रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको कुत्ता काटा, आपने रेबीज़ का एंटी रेबीज़ नहीं लगाया, तो कई बार जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगने लगता है, उसको हाई ग्रेड का फीवर रहने लगता है। हाई ग्रेड मतलब 110 112, अच्छा। काफ़ी ऊपर। और धीरे धीरे वो पेशेंट होता है, इन द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। और कई बार वो इतना भयानक हो जाता है कि वो एज ए जानवर का रूप ले लेता है, अच्छा। लोगों को काटने लग जाता है, लोगों को मारने लग जाता है। इवन अभी हाल ही के दिनों का कुछ पहले का केस है जिसमें ऐसा हुआ है। तो आपको ये है कि कभी सावधान रहनी चाहिए इन चीज़ों से, कि आपको डील नहीं देनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना चाहिए। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी मेडिसिन कोई है नहीं, आप जो इंजेक्शंस है उसको इमीडिएटली आपको लेने चाहिए, जो प्रोटोकॉल में होते हैं वो। सो यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे घर में देखते हैं हमारे जो भी खाना वाना बना रहा है, कभी वो जल जाता है, तो उस केस में क्या फर्स्ट एड है? देखो, जलने के अलग अलग मायने हैं कि वो कितनी डिग्री में बर्न है। अच्छा। सबसे बड़ा जो इसमें लॉजिक है कि आप अगर जल गए हैं, जैसे इनकी कोई ब्लास्ट ही कहीं हो गया और आप जल गए हैं, हाँ। तो आपको भागना नहीं है। सबसे पहले तो आपको एस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी वहीं स्टॉप हो जाओ आप। अच्छा। क्योंकि जो नेचर में क्या है, एयर ही एयर है। आप जाओगे, आप अगर बर्निंग को, आग को लेके जाओगे, आप एयर से टकराओगे तो आग तो और बढ़ेगी। बढ़ेगी, राइट। और कई बार मोस्टली केसेस में ये होता है कि लोग भागने लग जाते हैं आग लग। हाँ। तो सबसे पहला तो प्रिवेंशन ये है कि अपने को रुक जाना है वहीं पे। ओके। और रुक जाने के बाद में सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको लेट जाना है सीधा, और टायर की तरह रोलिंग करनी है। अच्छा। तो आपके बचने की संभावना 99% बच जाती है। अच्छा। और अगर आप भागोगे तो आपकी डिग्री की बर्न है वो अगर 30 डिग्री है तो बढ़ती जाएगी, तो आपके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, अगर आग लग भी गई है, आप जल भी गए, तो स्टॉप हो जाओ, नीचे लेट जाओ और रोलिंग करना चालू कर दो। अच्छा। इट्स बेटर कि आपके बचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करें कि इमीडिएटली आप रोलिंग भी कर ली, तो आप उसको टैप वाटर से जितना हो सके उसको ठंडा करने की कोशिश करो। और कोई पानी नहीं लगाना है, ना गर्म लगाना है, ना फ्रीज लगाना है, ओनली नल का पानी। अच्छा। उस गाँव को नल के नीचे ले लो और उसका पानी के ऊपर फ्लो कराओ, ठीक है। और सबसे बेकार जो काम करते हैं जलने के बाद में, वो कुछ भी लगा लेते हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ। आपको कुछ नहीं लगाना है, कोई भी चीज़ आपको अप्लाई नहीं करनी। एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा देते हैं। हाँ, तो आपको टैप वाटर लगाना है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना है। कई लोग रुई लगा लेते हैं इवन। हाँ हाँ हाँ, वो चिपक जाती है। इन्फेक्शियस करता है, इतना खतरनाक इन्फेक्शन करता है कि पेशेंट के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। और आपको टैप वाटर लगा के उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रेफर करना है, ये इसका फर्स्ट एड है। और स्टॉप और रोलिंग का फॉर्मूला, और उसके बाद में आपको टैप वाटर से उसको वॉश। कई बार लोग पानी भी डाल देते हैं इंसान पे, तो जैसे पानी आपको एयर के सामने एकदम से पानी का फ्लो नहीं डालना है, आपको जहाँ गाँव है उसको नल के नीचे लेके। नहीं नहीं, जैसे जैसे आग लगी, समझ लो इंसान पे आग लगी और लोग एकदम पानी फेंकते हैं उसमें। नो, इट्स वेरी रॉन्ग। आप एकदम से डाल रहे हो, इस मतलब आप एयर के साथ में उसका फ्लो कर रहे हो, तो वो तो आग और भड़केगी। आपको जहाँ गाँव है उसको धीरे धीरे उसको फ्लो करना है। पहले तो आपको आग बुझाने की कोशिश करनी है कि ना आग को आप भड़का रहे हो। तो आपको ये सब रिस्पॉन्स होते हैं वो थोड़े पेशेंस लेवल से क्रिएट करने पड़ते हैं। हर कोई इंसान फर्स्ट एड को क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वो उसको डीप से नहीं समझ पाता। हम सबको सब पता है कि आग लग जाएगी, हम हवा में भागेंगे तो हम और जल जाएंगे, लेकिन तो भी इंसान आग लगने के बाद में भागता है, राइट। क्योंकि वो साइकोलॉजिकली आग के ऊपर फोकस होता है, ना कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर फोकस होता है। तो एक पास वाले बंदे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो कम से कम उसको रोके कि आप रुक जाओ। जोर से वो बोल तो सकता है आप रुक जाओ और नीचे लेट जाओ और रोलिंग करना चालू करो। ये सबसे बड़ी बात होती है। बात छोटी सी है लेकिन समझता कैसे है वो मैटर करता है। तो आप इतनी जगह फर्स्ट एड वाला जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, तो आपने कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे होंगे, तो आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या चीज़ है? देखिए, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया, मैं इसको 2-3 तरीके से बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। ज़िंदगी देखो, मेरे मायने में तो, मेरी नज़रों में तो ज़िंदगी वो है जिसे हम बनाते हैं। कोई इंसान ज़िंदगी बना के जन्म नहीं लेता है। हम यहाँ आते हैं, जो चीज़ हम करते हैं उसी से हमारी ज़िंदगी बनती जाती है। ज़िंदगी के अलग अलग मायने हैं। कई लोग पैसे कमाने को ज़िंदगी मानते हैं, कई लोग खुश रहने को ज़िंदगी मानते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटलिटी है। लेकिन मेरा मानना है कि एक संतुलन के बीच में ज़िंदगी को चलाएं, कि पैसा कमाना भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे ट्रीट करूँगा कि जब तक आपके पास इतना इनफ पैसा नहीं है कि आप अपने परिवार का पेट भर सको और एक अच्छी लाइफ जी सको, तब तक आपको ये कहने का अधिकार। राइट। जब ऐसा हो जाए तब आप कह सकते हो, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इतने सक्षम हो कि आप किसी दूसरे की मदद कर सको, तो आपको करनी चाहिए। राइट। क्योंकि एक तो फैक्ट है कि या कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी। सबसे अच्छा फैक्ट मुझे ये लगता है,
आप अगर सुबह आपको उठो और आपको ऐसा लगे कि यार नई दुनिया हो, तो आपको एक बार खुद के एनालिसिस करना चाहिए कि यार इन द एंड मेरा क्या सॉल्यूशन है, मैं क्यों भागम भाग कर रहा हूँ। सक्सेस होना चाहिए, लेकिन सक्सेस के साथ में अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इंसान को अपनी ज़मीन से जुड़ाव कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना ही पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वो ज़मीन से उठाए तो ज़मीन पे रहना चाहिए। आजकल का जो सीनियर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल अगर इंसान, मैंने ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग पैसे कमाने लग जाते हैं तो अपनी दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी मम्मी पापा, उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपने पिछली बार 10 मिनट अपनी मम्मी पापा से 5 मिनट की बात कब की थी, क्योंकि वो चीज़ भी टेम्परेरी है, वो भी चली जाएगी, पैसा भी टेम्परेरी है, लेकिन आप लोग सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हो जो एक इल्यूजन की दुनिया है। कमाओ, लेकिन सब संतुलन के साथ कमाओ। एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो आपने अभी रिसेंटली हमने आपके सोशल मीडिया पर देखा था कि आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो वो आपने कैसे बनाए और कैसे पूरा प्रोसेस रहा उसका? देखिए आनंद जी, मैं छोटे बड़े इनोवेशन करता रहता हूँ। जब मुझे कोई ख्याल आ जाता है तो मैं उसकी पे वर्क करना चालू कर देता हूँ। अच्छा। जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड बुक वाला जिक्र है, तो मैं आपको उसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, कि कोविड का जब समय आया, हाँ, तो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का इतना मिथ था कि लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं थे। हाँ, आप डिस्कस करते थे बास बैठ के, तो वो कहते थे यार पैरालिसिस हो जाएगा ना इस 3-4 महीने में, वैक्सीन लूँगा तो क्या करूँगा। तो हमने कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन इशू किया। अच्छा, एनजीओ के जरिए एक प्रोजेक्ट जारी किया। उसके तहत हमने इंडिया के 300 डॉक्टर्स से वीडियो क्लिप्स सुनवाई, जो टॉप सर्जन्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, उनको कॉन्टेक्ट किया और उनके जरिए जो कलीग्स हैं उनसे वीडियो बनवाया और उसको सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया। अच्छा, और मुझे आपको बताते ही खुशी हुई है कि उससे, उस वीडियो के रिस्पॉन्स से 10 से 12 हज़ार लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। ओह क्या बात है। तो उसी के तहत हमने ये वैक्सीनेशन का एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया उस टाइम का। अच्छा। ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन अगर एक वीडियो किसी एक्सपर्ट के बताने से कोई इंसान समझ रहा है कि हाँ ऐसा नहीं होगा, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। और वीडियो बनाने का आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोविड के टाइम में डॉक्टर्स इतनी बिजी थे कि कोई पर्सनल लोग मिल नहीं पा रहे थे उनसे, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना पेशेंट लोड था। तो हमारा एक अच्छा सा इनोवेशन था कि यार वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो, लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, उसके ऊपर क्वेरी आएगी, क्वेरी को सॉल्व करो और लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर 10,000 लोग भी कोविड से इस वजह से बचें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राइट। एक हमारा विद्यादान कैंपेन भी चल रहा है राजस्थान के 18 डिस्ट्रिक्ट में। हम कम से कम अभी तक 90,000 से ज़्यादा बच्चों को स्टेज 3 प्रोवाइड कर चुके हैं। उनका जो सारा सामान होता है, जो इकोनॉमिकली पूरी तरह से डिसेबल्ड हैं, जो सारी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, उनको सारा। और इसमें काफ़ी लोग सपोर्ट्स कर रहे हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इस प्रोजेक्ट को हो। एक्चुअली हमारा विद्यादान कैंपेन की लॉन्चिंग राजस्थान के गवर्नर ने की है। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने की है। इसकी जो बेसिकली थीम है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार होती है वो बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें तो दे देती है, लेकिन लिखने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। राइट। माइनर छोटी सी बात है, आप सोचो जरा कि एक गांव के एक दूर एक रेगिस्तानी एरिया में कोई स्कूल होगी, वहाँ पे दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं होगी। वहाँ पे एक किताब तो पहुँच जाती है, लेकिन उसके पास लिखने का साधन नहीं पहुँच पाता। अगर आप उसके पास लिखने का साधन लेके पहुँच जाओ और अगर उसके भविष्य में थोड़ी बहुत भी सुधार आ जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। नहीं, तो इसी को लेकर हमने चलाया और आगे भी इसको हम बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे इसको और अच्छा करेंगे। सो आपने इतना सारा इनोवेशन किया है पूरी सोसाइटी में, तो अब आपका फ्यूचर विजन क्या है? देखिए आनंद जी, कि सोसाइटी से जो कुछ भी लिया है, अगर उसका कतरा भी, थोड़ा बहुत भी मैं समाज को दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। हम लोग समाज में आए हैं तो समाज से जो ले रहे हैं उसके देने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जो हमारा एक विद्यादान कैंपेन है, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर स्टेट में कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए, खाली इस वजह से राइट उसके पास में कोई चीज़ नहीं है। अगर वो चीज़ होती तो वो बहुत कुछ कर सकता था। और इंडिया में टैलेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस और सही संसाधन नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि हम रिसेंटली इसकी प्लानिंग गुजरात और महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अच्छा, कि हम इस कैंपेन को वहाँ भी लॉन्च करें। और जैसे एक कॉर्पोरेट वे की बात करूँ मैं, ये मेरा एक सोशल वे हो गया कि समाज को मैं क्या दे सकता हूँ। हम मैं एज ए गटानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, तो हम लोग एक गटानी पाइल्स हॉस्पिटल की चैन लेके आ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन फ्री इंडिया। अच्छा, जो पाइल्स जैसी बीमारी होती हैं उस पर लोग बात करने से भी हिचकिचाते हैं कि ये है क्या, लोग डरते हैं, एजिटेट होते हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सोशल कॉज इसमें हम ये लेके आ रहे हैं कि लोगों की शर्म को कम करें। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स नहीं होगा,
और उसी की हम विद इन 1 साल के अंदर 25 ब्रांचेस लेके आ रहे हैं पूरे इंडिया में। ये हमारा फ्यूचर विज़न है। क्या बात है। और हम लोग राजस्थान में भी 2-3 सेंटर्स, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी हमारा विज़न को लेकर चल रहे हैं। तो अपन समाज से जो भी कॉर्पोरेट वे से लें, तो मेरा ये मानना है कि उसका कुछ अंश पर अपन सोशल वे में भी यूज़ करें। राइट। सो थैंक यू दीपक जी हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने जो इतनी सारी बातें बताई है, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख। देखिए अनंत जी, बहुत अच्छा लगा ये जो आपका समाज को लेकर ये प्रयास है, ये नो डाउट में अनुकरणीय है। ये समाज को एक महत्वपूर्ण दिशा देगा आने वाले समय में। आप ये जो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की बातों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपका जो एक थीम है, ये नो डाउट किसी इंसान के विचार को नहीं, एक विचार को वहाँ जाके एक प्रतिस्थापित करता है। अगर मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैंने कुछ बात बताई है, उससे 4-5 लोगों या कितने लोगों का भला हो रहा है, तो इससे बड़ा प्रयास क्या हो सकता है, उसका मीडियम आप बन रहे हैं। तो मैं आपको इस प्रयास के लिए बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और नो डाउट आप ये कर रहे हैं, आगे भी इससे अच्छा करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही ये काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। एडवाइस यही है कि आप किसी भी सर्विस में हैं, आप कहीं भी हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास एरिया का आप ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट एड के जरिए, मैं जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने आया हूँ, तो आप अपने आसपास, आप खाने पीने की चीज़ों में आप ध्यान रखिए कि हम कैसे बचाए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ है। आप अगर ठीक रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। लेकिन कई बार लोग क्या है कि करने के चक्कर में, कुछ बनने के चक्कर में अपनी हेल्थ को ही भूल जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। सेकंड आपका फ्यूचर, जो आपका गोल है, जो आप काम करते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन अपनी हेल्थ को साथ लेके चलिए। कुछ प्रिवेंशन टॉपिक पे, अपनी हेल्थ की क्या डाइट शेड्यूल होना चाहिए उसको लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज हैं, योगा हैं, उन सबको थोड़ा बहुत भी हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कैरी कीजिए जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। थैंक यू सो मच।